अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या है कार्नाटिक वार्स को पढ़े थे यार। कार्नाटिक वार्स का जो बैकग्राउंड था, उसके क्या कॉजेस थे, उसके क्या रीजंस थे, उसके क्या असबाब थे, उसके हिसाब से सिचुएशन में हमने देख लिया था। कार्नाटिक किसको कहते हैं, कार्नाटिक का कैपिटल क्या है, इस चीज़ को हमने पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम कार्नाटिक वार्स को पढ़ेंगे। जितने कार्नाटिक वार हुए थे उसको पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, कुछ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आप अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और वहां से भी तुम क्या है वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम कार्नाटिक वार्स को पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट कार्नाटिक वार, द फर्स्ट कार्नाटिक वार वाज हेल्ड ड्यूरिंग द 1746 टू 1748। तो मतलब 2 या 3 साल यहाँ पे ये जंग चल जाती है। इसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजन है? पहला रीजन, तो पहला रीजन है यहाँ पे द पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन। मैं पहले भी पढ़ाया हूं इसको, पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन, दक्कन की सियासी मामले। तो दक्कन के अंदर वैसा क्या काम हुआ है रद्द, तो उसको भी देखना है ने। तो क्या है पहला पॉइंट है, मैंने बताया था कि हैदराबाद में एक डायनेस्टी थी जिस डायनेस्टी का नाम था 1724 के अंदर असफ झा रूल करते हैं। यस, वही असफ झा कर्नाटक के जो इलाके हैं इस इलाके के अंदर है किसको दोस्त अली को अपना कमांडर बनाया रद्द। इतना तो मैंने क्लियर किया था पहले पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, ठीक देखो यहाँ पे डेट क्या है 1746। तो होता क्या है दोस्त अली, तो पहला रीजन है 1740 के अंदर मराठास, कौन? मराठास दोस्त अली पर हमला करके दोस्त अली का कत्ल करते हैं। दे अटैक्ड ऑन द दोस्त अली एंड किल्ड हिम, उसको खत्म करते हैं। तो एंड कैप्चर द सन इन लॉ ऑफ द दोस्त अली, दोस्त अली का जो सन इन लॉ रहते हैं चंदा साहेब, उस चंदा साहेब को कैप्चर करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, अपने जेल में रखते हैं 1740 के अंदर। ये पहला वाला पॉइंट याद रखें 1740 में। ठीक है, उधर से असफ जहां दोस्त अली के जगह पे हैदराबाद का जो निजाम है वहां किसको लेकर आते? अनवरुद्दीन को ला दो। कौन? अनवरुद्दीन। समझ में आ रहा है? तो ये इतना पॉलिटिक्स था, ये नॉर्मल सा पॉलिटिक्स था। दूसरा रीजन था द वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के वार में ऐसा क्या हुआ था मैंने पहले भी कहा है, ऑस्ट्रिया के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों भी झगड़ रहे थे, उसका असर हमारे पास देखने को मिला। ठीक है, और ऊपर से इनका जो थर्ड रीजन था वो था बिजनेस कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? बिजनेस वाला कंपटीशन इनके बीच में चलते रहते हैं। तो इसलिए एक तरफ से ब्रिटिश और अंग्रेज दोनों गर्म है, दूसरी तरफ से ऑस्ट्रिया की पॉलिटिक्स गर्म है, और तीसरी तरफ से दक्कन की पॉलिटिक्स गर्म है। तीनों तरफ गर्म ही गर्म चल रहा है। तो जब गर्म गर्म से टकराता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल के जाता है। तो यहाँ पे मामला है, तो दोस्त अली तो मर गया। दोस्त अली कौन था? ही वॉज द कमांडर ऑफ द असफ झा। असफ झा कौन था? असफ झा वॉज द किंग और नवाब ऑफ द हैदराबाद। हैदराबाद का नवाब कौन थे? असफ झा। ये नाम याद रख लो, असफ झा। तो असफ झा दोस्त अली को अपॉइंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मराठास अटैक करके क्या करते हैं, उसका कत्ल करते हैं। तो उसके जगह पे जो चंदा साहेब था उसको वापस क्या अपने प्रिजन में बंद करे रहते। ठीक है, नेक्स्ट अभी आया। तो यहाँ पे सिचुएशन देखो, हैदराबाद में असफ जा ही रूल कर रहा है और अनवरुद्दीन कहां पे रूल कर रहा है? ऑरकॉट या तो कर्नाटक के अंदर रूल कर रहा है अनवरुद्दीन। ठीक है, ठीक इसी टाइम में बार्नेट बोल के एक इंसान आते हैं। तो ये बार्नेट क्या करते हैं? बार्नेट वॉज द कैप्चर्ड
बार्नेट कैप्चर्ड द शिप्स ऑफ द फ्रेंचेस। बार्नेट करने वाला जो इंसान है, ये बार्नेट करने वाला इंसान ब्रिटिश ऑफिसर है, और ब्रिटिश एक सेनानी है जिसको हम कमांडर बोलते हैं। द ब्रिटिश कमांडर बार्नेट अटैक्ड एंड कैप्चर द शिप्स ऑफ द फ्रेंचेस। तो फ्रेंच के जो जहाज थे उन जहाज को कैप्चर कर दो, ठीक है। उन जहाज के ऊपर कैप्चर करके उतना ही नहीं छोड़ता, आगे चल के फ्रेंच का जो इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है उस इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर अटैक करता। तो फ्रेंच का इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा था? पौंडीचेरी। ओके, जब इन्हों पौंडीचेरी के ऊपर अटैक करते हैं तो पौंडीचेरी में एक बहुत बेहतरीन गवर्नर रहते हैं, उनका पहला गवर्नर था, और वो गुस्से में आ जाते। कौन है दूसरा उनका पहला गवर्नर? जिसका नाम है डुप्लेक्स, जिसको हमें डुप्ले के नाम से जानते। तो जब डुप्लेक्स इनके ऊपर, डुप्लेक्स यहाँ पे इंतजार करते थे, आओ तुम्हारा ही इंतजार था, स्वागत है आपका, अब हम मारेंगे जरूर। तो डुप्लेक्स जब बार्नेट को मारने की कोशिश करता है, जब डुप्लेक्स को बार्नेट मारने की कोशिश करते हैं, बार्नेट के जगह पे कौन आ जाते हैं? मोर्स करने वाला बंगाल का जो मद्रास का गवर्नर जो है, ये इंसान क्या करता है? डुप्ले के साथ लड़ने की कोशिश करता है। देखो, बार्नेट की जगह पे मोर्स करने वाला आ रहा है, तो डुप्लेक्स क्या करते हैं? ठीक है, दोनों लोग आओ, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक तकलीफ रहती डुप्ले को। क्या तकलीफ रहती? उसके पास शिप्स जो पावर है, नेवल पावर जो है, बहरी जो फौज है, उसके पास नहीं रहते। तो इन्हें भी क्या करते? हेल्प मांगते। किसको? मॉरिशस। मॉरिशस, ये मॉरिशस के गवर्नर को, जो फ्रेंच का गवर्नर थे मॉरिशस, मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर कौन रहते? ला बोर्डिनाइस। कौन सा नाइस? ला बोर्डिनाइस। तो ला बोर्डिनाइस की मदद मांगता है। तो डुप्ले अटैक्ड ऑन द ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ द ला बोर्डिनाइस। ला बोर्डिनाइस की मदद से उनके ऊपर अटैक करता। जैसा ही उनके ऊपर अटैक करता है तो वहां पे मोर्स सरेंडर हो छोड़ दो। मोर्स क्या होते हैं? सरेंडर। द मोर्स सरेंडर टू द डुप्लेक्स। समझ में आया क्या नहीं? ये पहला पॉइंट याद रखो। यहां पे एक सीन कंप्लीट हुआ, एक से ये पहले सीन में कौन जीत रहे? डुप्लेक्स ही जीत रहे। कौन जीत रहे? डुप्लेक्स ही जीत रहे। पहला सीन कंप्लीट हुआ, तो अब दूसरा सीन क्या है? समझ में आ रहा है? तो दूसरा सीन क्या है? जब ब्रिटिशर्स हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन रहते बोले गए तो? फ्रेंड। ब्रिटिशर का सबसे बेहतरीन फ्रेंड कौन रहते? अनवरुद्दीन। ठीक है, जब इन्हों क्या करते? अनवरुद्दीन को मदद मांगते। द ब्रिटिशर आस्क्ड द हेल्प टू द अनवरुद्दीन, देन अनवरुद्दीन डिक्लेयर दैट if the Frenches are not given the Madras to the British, अगर फ्रेंचिस मद्रास को वापस नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो अनवरुद्दीन उनके साथ झगड़े काटने के लिए तैयार है, या तो जंग करने के लिए तैयार है। तो इधर से एक आग लगी दूसरे सीन में। उसके तरफ से जो ला बोर्डिनाइस, जो मॉरिशस का गवर्नर था, डुप्लेक्स और ला बोर्डिनाइस के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होते। डिफरेंसेस बोले तो हाँ, तो दोनों जने के बीच में झगड़े, तो आपसी दुश्मनी हो जाती, आपस में झगड़े होते। तो इसीलिए ला बोर्डिनाइस क्या करते हैं? 40,000 रुपए लेके, कितने? 40,000 पाउंड रुपए लेके जो मद्रास था वो वापस ब्रिटिशर को सौंप के चला जाता। तो उसके बाद में भी डुप्लेक्स छोड़ता नहीं, डुप्लेक्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता। तब अनवरुद्दीन बीच में आता। कौन आते? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन अटैक्ड ऑन द डुप्लेक्स। एक तरफ से तो अनवरुद्दीन ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे, ये जलन डुप्ले को है, दूसरे तरफ से अपना ही इंसान उसको छोड़ के चला जा रहा है। तो दोनों गुस्से मिला के क्या करते हैं? यहां पे एक बैटल का नाम लिखे है, सेंट थोम बैटल या अडियार बैटल, इन द ईयर 1748, 1748 के अंदर सेंट थोम या अडियार की जो जंग है, उस जंग में डुप्लेक्स ने अनवरुद्दीन को हराया, फिर से मद्रास कैप्चर किया, फिर से मद्रास हमला कर लिया। देखो डुप्लेक्स इतना जिद्दी इंसान था। अभी डुप्लेक्स को ये वाला मिल गया,
यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कौन जीते इंडिया में? फ्रेंच। फ्रेंच जीत गए पहली कार्नाटिक वार में, लेकिन और एक सीन बाकी था। कहां पे? ऑस्ट्रिया के अंदर जो जंग चल रही थी, वहां पे फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में ब्रिटिशर्स जीत जाते और फ्रेंच हार जाते। इंडिया में फ्रेंच जीते और ब्रिटिशर्स हार रहे। तो वहां वहां जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के अंदर कौन जीत रहे हैं? फ्रेंच हार रहे हैं और ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए जो ट्रीटी है इंपैक्ट के अंदर देखो, जो ट्रीटी है, ट्रीटी का नाम क्या है? एक्स ला चापेल। क्या है? एक्स ला चापेल। देखो नाम ना इंडिया का है, तो कभी भी जब ट्रीटी करती, मुआयदा करते हैं, ये मुआयदा सिर्फ एक प्लेस का नाम दिया जाता है। तो एक्स ला चापेल तो इंडिया में है नहीं, तो ये आया कहां से? मतलब जंग ऑस्ट्रिया में रुकी तो उसके असर से यहां पे भी रुकी। उसके बाद में ब्रिटिशर्स को इंडिया में जितना मद्रास इंपॉर्टेंट था, फ्रेंचर्स को ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका नाम है लुइसबर्ग। कौन सा बर्ग? लुइसबर्ग। ये नाम याद रखो, लुइसबर्ग। तो यहां पे बात हुई। तो एक्सला चापेल ट्रीटी में क्या हुआ? तो एक्सला चापेल में, एक्सला चापेल जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के हिसाब से जो वार प्रिजनर थे, जो जंग में कैद किए गए थे, उनको रिहा करना था आपसी दोनों लोग। दूसरा पॉइंट, हमारे बिजनेस में तुम्हें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तुम्हारे बिजनेस में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, अगर फ्रेंचेस इंडिया में मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस करेंगे, तो हम ऑस्ट्रिया के अंदर क्या करेंगे? लुइसबर्ग को, फ्रेंचेस को वापस करेंगे। तो कितना आसान है। फ्रेंच के लिए लुइसबर्ग इंपॉर्टेंट था और ब्रिटिशर्स के लिए मद्रास। दोनों जने आपस में अदला बदली हो गए, कंफ्यूजन शुरू हो गए। कॉन्सेप्ट आता, अदला बदली होता, समझ में आया? इतना आसान नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब डुप्लेक्स को जलन तो पैदा हुई, जीते हम, लेकिन फिर भी मद्रास उनको छोड़ दिए, तो ये जलन दूसरे जंग में भी नजर आती, दूसरे जो कार्नाटिक वार है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वेट करें, दूसरी जंग देखेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी कार्नाटिक वार कैसी है? देखो, कभी भी कौन सी भी जंगें कंटिन्यूस अगर चल रहे हैं तो पिछले वाली जंग का असर अगले वाली जंग पे जरूर पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया था कि डुप्लेक्स को इंसल्ट हुई। क्यों इंसल्ट हुई? मद्रास 2 बार कैप्चर करने के बावजूद भी मद्रास फिर भी ब्रिटिशर को ही चला गया, तो डुप्लेक्स इधर से तैयार था। दूसरी एंग्लो फ्रेंच वार। सर कार्नाटिक वार, तो कार्नाटिक वार को एंग्लो फ्रेंच वार भी कहा जाता है। कंफ्यूजन मत न करो। एंग्लो बोले तो इंग्लिशर्स एंड फ्रेंच, फ्रेंच और एंग्लो दोनों के बीच में जंग चलने वाली जो कार्नाटिक जंगे हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेन कॉजेस क्या है सर कर बोले तो दक्कन की पॉलिटिक्स। अगेन दक्कन की पॉलिटिक्स। सर इस बार क्या होते दक्कन की पॉलिटिक्स में? पिछली बार तो वहां पे असफ जा था, दोस्त अली मरने की वजह से ऐसा कुछ खिचड़ी पकी थी। यहाँ पे भी ठीक वैसा ही है। क्या वैसा है? एक तो पक्की बात है, कार्नाटिक के अंदर अभी भी कौन है? अभी भी अनवरुद्दीन ही है। कर्नाटक में कौन है? अभी भी अनवरुद्दीन है। लेकिन 1748 के अंदर किसका इंतकाल होते? असफ जा टिकट निकालते, असफ जा का इंतकाल हो जाता। तो असफ जा का इंतकाल होते तो वहां पे फिर एक सिचुएशन कैसी बन रही देखो। मतलब क्या हुआ? असफ जा के इंतकाल होने की वजह से 2 लोग, मैं राजा बनतू तू राजा बनतू, ओके, they are internal conflict started in the हैदराबाद निजाम रीजन। हैदराबाद निजाम के जो इलाके में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, अंदरूनी झगड़े होते। तो असफ जा का जो बेटा था नासिर जंग, तो नासिर जंग कहता था मैं मेरे बाप के बाद में मैं बादशाह बनूंगा। तो इसका जो नवासा था मुजफ्फर जंग, कौन सा जंग? मुजफ्फर जंग। तो मुजफ्फर जंग बोलते थे हम राजा बनेंगे, हम नवाब बनेंगे, हम निजाम बनेंगे। इधर का वाला कॉन्सेप्ट हुआ। और एक चीज याद रख लो, इसी 1748 के अंदर पिछली वाली जंग को फिर वापस करो। 1740 के अंदर
जब मराठास अटैक करके चंदा साहिब को लेके गए थे, पता है क्या नहीं? वो चंदा साहिब सेम 1748 के अंदर रिलीज होता। क्या होता है? चंदा साहिब रिलीज। कौन रिलीज हुए? चंदा साहिब। कौन सा साहिब? चंदा साहिब। देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है, अब समझ में आया जंग का रीजन का किस लिए बना। तो आरकाट के अंदर भी एक ही नवाब है जिसके लिए दो लोग लड़ रहे हैं, तो निजाम के अंदर भी एक ही निजाम बनेगा, फिर भी दो लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे असफ जाह के बेटे और नवासे के बीच में झगड़े चल रहे हैं, और यहाँ पे अनवरुद्दीन और दोस्त अली के जवाही राजा जिनका नाम था चंदा साहिब, दो लोग इधर भी लड़ रहे हैं। इसका फायदा कौन उठा दे? ब्रिटिशर्स। अगेन दूसरा रीजन क्या रहेगा? बिजनेस कंपटीशन। सर फिर यहाँ पे बिजनेस कंपटीशन क्यों आया? क्योंकि अपने बिजनेस को एक दूसरे के बीच में झगड़े को इन्होंने क्या करे, इंडिया के किंग के अंदर एंट्री मारा। क्या बोलने लगे? तो फ्रेंचस क्या बोले? मैं चंदा साहिब को सपोर्ट करूंगा आरकॉट के अंदर या कर्नाटक के अंदर, हम सपोर्ट करेंगे मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के अंदर। ये किनकी ग्रुप हुई? ये पहला ग्रुप याद रख लो, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और डुप्लेक्स। फ्रेंचस एक तरफ से है और डुप्लेक्स के साथ बुस्सी भी है। डुप्लेक्स के साथ कौन है? बुस्सी। इन्हें कहां से है आगे बता दो फिर मैं उसे। ठीक है, इधर साइड यहां पे दूसरा बॉक्स है नासिर जंग और अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन तो पहले ही ब्रिटिशर्स का दोस्त था, और उधर से नासिर जंग को सपोर्ट करने की। इस तरह से दो ग्रुप्स बनते। यही तो दक्कन की पॉलिटिक्स थी। सर एक स्मॉल करेक्शन, क्या तुम्हें पूछने का, मेरा करेक्शन नहीं है, क्या स्मॉल करेक्शन? तो ऑस्ट्रिया में जो जंग चल रही थी वो क्या है? यहाँ पे ऑस्ट्रिया की कोई जंग नहीं होती, ये सिर्फ इंडियन की जंग है, ये सिर्फ इंडिया में होने वाली जंग है। इसीलिए इसका ट्रीटी भी देखो, इसका मुआहिदा जाके देखो क्या है, पौंडीचेरी ट्रीटी या तो पौंडीचेरी एग्रीमेंट या पौंडीचेरी मुआहिदा। मतलब ये पूरा हिंदुस्तान में चलने वाली जंग है, यहाँ पे बाहर का कुछ भी खिचड़ी नहीं पकती। समझ में आया? यही दो के अंदर हैदराबाद और कर्नाटक के अंदर यहाँ पे खिचड़ी पकती, इतना ही समझना। अब खिचड़ी पकी तो पकी, आगे चले तो आगे क्या होते तो याद रखो। तो ये जो कॉजेस थे, कॉजेस क्लियर है आपको? कॉजेस क्लियर है तो इसमें डाउट रखने की कोशिश मत करा, डाउट रखने की कोशिश मत करा। ठीक है, अभी देखो अब इवेंट्स में क्या होते। तो इवेंट्स के अंदर फिर यहां पे इस बार डुप्लेक्स आगे बढ़ता, डुप्लेक्स मौका देखते रहता। तो डुप्लेक्स चंदा साहेब, समझ में आ रहा है? डुप्लेक्स चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग मिला के किसके ऊपर अटैक करते हैं कर बोलेगा तो अनवरुद्दीन। कौन सा दिन? अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन के ऊपर अटैक करके अनवरुद्दीन को अंबूर बैटल के अंदर, कौन सा बैटल? अंबूर बैटल। तो ये अंडूर बैटल के अंदर 1749 के अंदर द ब्रिटिशर्स हेल्प टू द अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को ब्रिटिश हेल्प कर रहे थे। द फ्रेंच combined army defeated to the Britishers and Anwaruddin in the battle of the Ambur and killed the Anwaruddin। अनवरुद्दीन को मारते, अनवरुद्दीन को कत्ल करता। तो जैसा ही अनवरुद्दीन को कत्ल करते हैं तो अनवरुद्दीन का एक बेटा रहते सब, उसका नाम है मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली को ब्रिटिशर सपोर्ट करने के लिए निकलते, चल तुम्हारे बाप का बदला लेंगे सब जने मिला को बोल के। तो इधर हुआ। तो इतना ही नहीं रुकता, इतना ही नहीं रुकता। डुप्लेक्स चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग। चंदा साहेब किंग बना, अब कहां से? अनवरुद्दीन का इंतकाल हुआ तो चंदा साहिब किंग बन गया। अब कौन जीते? फ्रेंच जीते स्टार्टिंग में। तब उन्हें बोलते मुजफ्फर जंग साहेब, हमें तुम ना सपोर्ट करके कि नवाब बनाए आरकाट का, तो हमारी तरफ देखो थोड़ा। वहां पे नासिर जंग मुझे भी नहीं बैठने दे रहा, तो सब लोग मिला के क्या करते हैं, नासिर जंग के ऊपर अटैक करके नासिर जंग का कत्ल कर दो। द नासिर जंग वॉज किल्ड बाय द डुप्लेक्स। समझ में आ रहा है? किल्ड बाय द डुप्लेक्स एंड हिज कंबाइंड आर्मी। अब यहाँ पे हैदराबाद के अंदर कौन राजा बने? तो राजा बनने वाले का नाम है मुजफ्फर जंग। कौन सा जंग? मुजफ्फर जंग। अब ये पूरी जो
फर्स्ट हाफ है, पहला जो हाफ है ये पूरा किसके अंडर में आ गया? तो फ्रेंचिस के अंडर में आ गया, फ्रेंचिस जीतने की कोशिश की। अभी यहाँ पे एक इंसान की एंट्री होती, उस इंसान का नाम है कौन सा? क्लायो, रॉबर्ट क्लायो। कौन सा क्लायो? रॉबर्ट क्लायो। जैसा ही रॉबर्ट क्लायो इस जंग में एंट्री मारता है तो जंग का जो कोर्स था, जंग का जो डायरेक्शन था, टोटली चेंज हो छोड़ो। जैसा ही डायरेक्शन कैसा चेंज होता है तो सीधा रॉबर्ट क्लायो मोहम्मद अली और मोहम्मद अली, उधर तो नासिर जंग तो गया, मोहम्मद अली की मदद लेके किसके ऊपर अटैक करते हैं? पहले याद रखो, अब यहां पे कौन सी बैटल हुई? अंबूर बैटल। नेक्स्ट बैटल है ऑरकॉट बैटल। कौन सा बैटल है? ऑरकॉट। तो रॉबर्ट क्लायो अटैक्ड ऑन द ऑरकॉट एंड किल्ड द चंदा साहेब। चंदा साहेब को खत्म कर दो। चंदा साहेब को खत्म करते तो चंदा साहेब का और एक बेटा आता जिसका नाम है राजे साहेब। कौन सा साहेब? राजे साहेब। इन्हें बोलते हमारे बाप को मारी, तुम्हें तो कुछ न कुछ तो बदला लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, फ्रेंच की तरफ भाग जा दो। तो चंदा साहेब खत्म हुआ, तो चंदा साहेब खत्म हुआ तो आरकाट का नवाब कौन बने? दो मोहम्मद अली, तानौरुद्दीन का बेटा था। अब रॉबर्ट क्लाइव किधर भाग को जाते? किधर जाते? हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद के अंदर मुजफ्फर जंग का कहानी तमाम कर दो। जैसा ही मुजफ्फर जंग का कहानी तमाम कर दे, समझ में आ रहा है, वहां पे किंग बनते कौन है? सलाबत जंग। कौन सा जंग? सलाबत जंग। याद रख लो, सलाबत जंग फ्रेंचिस की तरफ रहता। अब सलाबत जंग फ्रेंचिस की तरफ है तो यहां तो हरा रहे कौन? रॉबर्ट क्लाइव हरा रहे। लेकिन याद रखो वहां पे कितना भी हो फ्रेंचिस का दबदबा ज्यादा आ रहा था, तो इसीलिए सलाबत जंग यहां पे आ गया। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? हाँ, ये बात अलग रही, सलाबत जंग इधर उधर करते रहते, कभी इनके पक्ष में कभी उनके पक्ष में, कभी इनके पार्टी में कभी उनके पार्टी में, उधर उधर फुदकते रहता, एक तरफ से नहीं बैठता। ठीक है, हाँ, ये इसीलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं है बोल कोच क्या करते हैं, हैदराबाद के डुप्लेक्स क्या कर रहे थे, हैदराबाद के कोर्ट में एक रेसिडेंट रखे थे जिसका नाम है, रेसिडेंट ऑफिसर रखते जिसका नाम है बुस्सी। तो फाइनली जंग खत्म होती। जंग कौन से ट्रीटी से खत्म होती? यहां पे लिखो इंपैक्ट के अंदर, पौंडीचेरी। कौन सी चेरी? पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी ट्रीटी कब होती? 1754 में। जब पौंडीचेरी ट्रीटी होती, अगेन फिर साइन करते हो क्या? तुम्हारे बिजनेस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमारे बिजनेस में तुम इंटरफेयर, दखल अंदाजी नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट, जो लोकल किंग्स हैं, जो इलाकाई राजा हैं, उन राजाओं की हुकूमत में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात कर लिए? समझ में आ रहा? तो इधर उधर दोनों भी न्यूट्रल पोजीशन में ये जंग कंप्लीट होते। इतना कह लेगा, सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है, जो डुप्लेक्स था, इस डुप्लेक्स को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डुप्लेक्स था उसे क्या करते हैं, द फ्रेंच गवर्नमेंट कॉल्ड हिम रिटर्न। वापस आ पापा, तू बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे, तू वापस आ, छोड़ इंडिया से, बोल दे। देखो कितना बड़ा धोखा हुआ डुप्लेक्स के साथ। अगर और थोड़ा इंतजार करके डुप्लेक्स के ऊपर भरोसा करते तो जंग का कुछ रुख ही चेंज होता था। लेकिन मैं पहले भी बताया हूं, तो ब्रिटिशर्स क्यों कामयाब हुए? इट्स ए प्राइवेट कंपनी। तो फ्रेंच का गवर्नमेंट कंपनी थी, तो वापस इसे गवर्नमेंट बाहर बिला दो। तो बाहर बिलाने के बाद में डुप्लेक्स के जगह और एक अलग रिप्लेस करके आते गवर्नर, जिसका नाम है गोडे हो। क्या नाम है उसका? गोडे हो। तो गोडे हो फॉलो द न्यूट्रल पॉलिसी। इन्हें न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करते हैं। देखो साहब, फ्रेंच ब्रिटिशर्स, इधर का इलाका हमारे पास है, उधर का इलाका तुम्हारे पास है, झगड़े मत करो, न्यूट्रल पोजीशन में रहो, तुम भी बिजनेस करने के लिए है और हम भी बिजनेस करने के लिए। मैं डुप्लेक्सी जैसा नहीं हूं, डुप्लेक्स अलग था और मैं अलग हूं। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, अगर क्लियर हुआ तो कमेंट करें यस बोल के, अगर क्लियर नहीं हुआ तो नो बोले, तो अगली वीडियो में फिर उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब थर्ड कार्नाटिक वार। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो अभी क्या सिचुएशन है। तो थर्ड कार्नाटिक वार
जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो 1756 से लेके 1763 तक चलता है। द थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज हेल्ड इन द ईयर 1756 टू 63 तक ये जंग चलते। तो इसके मेन कॉज उसके भाई फिर रट्टा, लेकिन यहाँ पे फिर एक वाला कॉन्सेप्ट आता है। क्या? पहला तो पॉइंट है पॉलिटिक्स ऑफ द डेक्कन, वही डेक्कन की पॉलिटिक्स क्योंकि कमजोर हुए थे तो उसी का तो फायदा उठाते। तो नेक्स्ट वन पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन होने के बाद में फिर द वार स्टार्टेड इन द ऑस्ट्रिया, वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर यहाँ पे स्टार्ट किया, ऑस्ट्रिया में वार चलती। ऑस्ट्रिया की इस बार की जो वार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर कर बोलेगे तो वो 7 साल तक चलने वाली जंग थी, इसीलिए उसे सप्तसाला जंग कहा जाता है, सप्तवार्षिक युद्ध हमें नाम से याद रखते हैं। तो उसका असर हमारे पास भी पड़ा। तो ऊपर से हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव आया है। तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखो, शुरुआत में यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव रहता इस जंग में, बीच में चला जाता है। सर बीच में किधर जाते हैं? तो याद रखो बीच में इस जंग में क्योंकि हमारे पास एक और प्लेस है जिसका नाम है बंगाल। ये और ये बंगाल के अंदर जब प्लासी की जंग होती है वो 1757 में होती, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे कितने में है 1756 में यहाँ पे जंग लड़ रहे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जब सिराजुद्दौला को हराने की ताकत वहां के बंगाल के गवर्नर के अंदर नहीं रहती तो रॉबर्ट क्लाइव को वहां पे भेजा जाते, और यहाँ पे एक नया इंसान आते सर अय्यरकूटे। याद रखो सर अय्यरकूट। यहाँ पे दो, यहाँ की जंग में ब्रिटिशर की तरफ से 2 लोग हैं, पहले रॉबर्ट क्लाइव जाने के बाद में सर अय्यरकूटे। ठीक है, अभी देखो पहला पॉइंट क्या, एक कॉजेस समझ में आए तो वैसा तो बिजनेस कंपटीशन पहले से भी है। ठीक है, बिजनेस तिजारती जो हलचल थी ये पहले से ही थी। पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन भी रीजन बना, तो पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन को और एकदम रिमाइंड कर दूं मैं। ऑरकॉट के अंदर कौन है? ऑरकॉट के अंदर मोहम्मद अली है। ओके, हैदराबाद के अंदर कौन है? हैदराबाद के अंदर सलाबत जंग है। तो सलाबत जंग के बारे में मैंने बोला इन्हें कभी भी अपना पार्टी चेंज करता था। क्यों, कब चेंज करते देख लो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे पहला इवेंट क्या है 1750, ये याद रख लो 1756 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड ऑन दी चंद्र नागूर। कौन सा नागूर? चंद्र नागूर। रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्र नागूर पर हमला किया। तो इससे क्या फायदा? तो चंद्र नागूर इट इज अ इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द फ्रेंच। चंद्र नागूर किसका प्लेस इंपॉर्टेंट प्लेस था? फ्रेंचेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। अब यहाँ पे जलन महसूस हुई। ठीक है, ठीक उसी टाइम में जब इन्हें चंद्रनागुर के ऊपर अटैक करते, गोडे हो गवर्नर चेंज होके दूसरा गवर्नर इनके पास रहते जिसका नाम है काउंट डी लाली। कौन सा डी लाली? काउंट डी लाली। तो लाली क्या बन के रहते? गवर्नर। तो लाली ही वाज द सेम कॉपी ऑफ द डुप्लेक्स। लाली कैसा रहता है? डुप्लेक्स का सेम कॉपी इंसान रहता है, जैसा डुप्लेक्स गुस्से वाला रहता है, जैसा सेम कॉपी इंसान इन्हें भी रहता है। तो काउंट डी लाली अटैक्ड ऑन दी मद्रास। कौन से प्लेस पे अटैक करते? मद्रास वाले इलाके में अटैक करते। तो इसे में एग्जैक्ट पॉइंट बोलेगे तो सेंट डेविड फोर्ट है। कौन सा डेविड फोर्ट है? सेंट डेविड के ऊपर। सर सेंट जॉर्ज फोर्ट था नहीं, वो फोर्ट अलग, वो मद्रास के ऊपर है। मद्रास के अंदर रहने वाले सेंट डेविड फोर्ट के ऊपर अटैक करते। कौन है? काउंट डी लाली। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हमको समझ में। ठीक इसी टाइम में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की तरफ जाते। तो रॉबर्ट क्लाइव की जगह कौन आते? तो रॉबर्ट क्लाइव की जगह कौन आते? सर अयरकूटे। कौन सा कूटे? सर अयरकूटे आते। तो सर अयरकूटे अटैक्ड ऑन द लाली। सर अयरकूटे कब अटैक करते? 1760 के अंदर लाली के ऊपर अटैक करते, और वहां की जंग का नाम क्या है अगर बोलेगे तो वांडीवाश बैटल। कौन सी बैटल? वांडीवाश। ये नाम याद रख लो। कौन सा वाश? वांडीवाश। खत्म हो गया। वांडीवाश एक प्लेस का नेम है। शिकस्त खाया हुआ काउंटे डी लाली पौंडीचेरी को फिर से भाग के आता। भाई अपना कैपिटल है तो भाग के आके वहीं पे छुपना है, छुप जा दो। द काउंटे डी लाली डिफीटेड काउंटे डी लाली फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड एंड हाइडिंग इन द पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के अंदर हो जाओ, हाइडिंग हो। तो देन सर अयरकुटे डिसाइडेड दैट टू कंप्लीटली डिफीट टू द काउंटे डी लाली। तो सर अयरकुटे क्या बोलते? काउंटे डी लाली कंपल्सरी में मारना है,
उन्हें बहुत गर्म करे शीर हमारा अग्रवाल को, इस बार छोड़ेंगे नहीं कान छुप के बैठे होने अग्रवाल को, ठीक है। इन द ईयर 1761 काउंटी डी लैली रीच टू द पांडिचेरी, काउंटी डी लैली क्या करते 1761 में पांडिचेरी तक आजाद। तो ये बात किसको पता चलते, किसको पता चलते। तो और एक पॉइंट याद रख लो, वांडी वॉश बैटल में और एक इंसान गया तो कौन था, बुस्सी। समझ में आया, देखो कितना है, बुस्सी को अरेस्ट करते हैं, काउंटी डी लैली भाग के चला जा रहा है। अब और एक पॉइंट क्या है, कब, वांडी वॉश बैटल में ही, इसी टाइम में सलाबत जंग अपनी पार्टी चेंज करता है। कौन सा जंग है, सलाबत जंग। तो सलाबत जंग अब किसकी तरफ गया, ब्रिटिश की तरफ जा छोड़। जब जंग चल रही थी, जंग में फ्रेंच की तरफ था, जब जंग में काउंटी डी लैली हार के भाग कर चला गया, सलाबत जंग क्या करते, अपोजिट पॉइंट लेते, ब्रिटिश की तरफ चले जाते। तो ब्रिटिश की तरफ इन्हें गया, बुस्सी अरेस्ट हुआ, काउंटी डी लैली इसीलिए भाग के आया। तो फाइनली इन द ईयर 1761 सर एयरकोटे डिसाइडेड दैट टू डिफीट द कंप्लीटली डिफीट टू द काउंटी डी लैली, काउंटी डी लैली को हराने के लिए चला आता, कंप्लीटली खत्म करने की कोशिश करता। उस टाइम में काउंटी डी लैली सरेंडर टू हिम, काउंटी डी लैली उसे सरेंडर होता, ठीक है। सरेंडर होने के बाद में भी, सरेंडर कब हुआ, 1761 के अंदर, फिर भी 1763 तक कोई मुआहिदा नहीं होता, कोई भी ट्रीटी नहीं होती। क्यों सर, क्या रीजन है, हाँ ऑस्ट्रिया में अभी जंग कायम है, अभी कंटिन्यू है वहां पे ऑस्ट्रिया में जंग, जब वो खत्म होती थी यहाँ भी खत्म होती। तो वहां पे कौन सा ट्रीटी खत्म होती है, पेरिस, कौन से एग्रीमेंट होते, पेरिस मुआहिदा होता। तो पेरिस मुआहिदे के तहत फ्रेंच को सिर्फ पौंडीचेरी, कारेकल, कारेकल और माहे, 3 से 4 प्लेसेस देके रिस्ट्रिक्ट कर छोड़ते हैं, वहीं पे मूले में दबा छोड़ते हैं। और है ना वहीं पे मूले में कब तक रहते हैं, 1754 तक, 1954 आजादी के बाद में तक भी यहीं पे रहते हैं। 1954 17 नहीं 1954 के अंदर वहीं पे रहते हैं। 1954 तक भी फ्रेंचेस अभी हमारे इंडिया में ही हैं, आजादी के बाद में भी, लेकिन सिर्फ 3 प्लेस के अंदर, 3 से 4 प्लेस आसपास ओनली पौंडीचेरी की। क्यों, क्योंकि पेरिस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स बोल दिए, क्या बोल दिए, अब तुम्हारा खेल नहीं चलेगा साहब, अब जैसा हम बोलेंगे सुनेंगे, सो सुनना है, नहीं तो सीधा निकलना है, चला। तो फ्रेंचेस को इस तरह से क्या कर दो। तो उम्मीद है कि अभी तक जो तीनों कार्नाटिक वार जंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, अगर सच में आपको इसको खूबसूरती के साथ पसंद आया होगा या खूबसूरती के साथ आप नोट्स बना लिए होंगे, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करें, हमको सपोर्ट करें। तो इसी तरह और मजीद वीडियो लाते रहेंगे हम लोग, आपका सपोर्ट ही तो सब कुछ है हमारे लिए, उसके अलावा कुछ है, कुछ नहीं है। तो आपके फ्रेंड्स को, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स को भी मदद करेंगे तो वो भी आपको याद करेगा, तो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।